रणविजय जी अपनी फैमिली के लिए डिनर प्लान करते हैं। वह लोग लॉन में सारी प्लानिंग कर लेते हैं। अब मन्नू अपनी मॉम से कहता है कि वह भी वहाँ पर आए। इसके लिए वह तैयार हो जाती हैं। लेकिन जब वह वहाँ पर आती हैं और वह लोग डिनर स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी रणविजय जी को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है और वह मीटिंग के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। वह लोग काफ़ी देर तक वेट करते हैं, लेकिन रणविजय जी नहीं आते। तो रितु जी नाराज़गी से वहाँ से चली जाती हैं और अब मन्नू भी अपने कमरे में आ जाता है। रितु जी आकर रणविजय जी से लड़ने लगती हैं और उनसे कहती हैं कि ये वे बहुत गलत कर रहे हैं। हमेशा उनकी वजह से अब मन्नू को हर्ट हुआ है और अभी भी उनकी ऐसी हरकतों की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। इस बात पर रणविजय जी भी नाराज़ हो जाते हैं और वह भी उन्हें पुरानी बातों को लेकर बोलने लगते हैं। सिर्फ उनकी गलती नहीं है, बचपन से उन्होंने भी तो अभी पर ध्यान नहीं दिया है। वह दोनों काफ़ी लड़ते हैं। अभी जो अपनी बालकनी में होता है, जब उन लोगों की इस तरह से लड़ने की आवाज़ सुनता है, तो वह अपने कमरे में आ जाता है और उनकी ऐसी लड़ने की आवाज़ से वह बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वह पसीने में भीग जाता है। वह अपने कानों पर हाथ रखकर काँपते हुए कहते हैं, मॉम डैड प्लीज़ मत लड़ो ऐसे, प्लीज़ मत लड़ो। वह अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है। रोशनी घबराई सी उसके पास आती है और उसकी ऐसी हालत देखती है तो वह भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह उसको शांत करने की कोशिश करती है और अभी जब रोशनी को वहाँ देखता है तो वह इशारे से डर से दवा के लिए कहता है। दवा लेते ही अभिमन्यु बेहोश हो जाता है। रोशनी को कुछ समझ में नहीं आता। वह उसके चेहरे पर पानी की छींटे देती है। अभी को होश आ जाता है तो वह रोशनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ मेरे पास रहो, प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। यह बोलते ही वह वापस से बेहोश हो जाता है। रोशनी घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह सोचती है कि वह जाकर रितु जी और रणविजय जी को बताए, लेकिन जिस तरह से वह दोनों लड़ रहे होते हैं, रोशनी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वह वहाँ जाए। लेकिन अभी के लिए उसे कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी उसे समीर का ध्यान आता है और वह अभी के फ़ोन से समीर को कॉल करती है। एक बार में समीर कॉल रिसीव नहीं करता। रोशनी वापस से उसको कॉल करती है तो वह कॉल रिसीव करता है और रोशनी के कुछ बोलने से पहले ही कहता है, क्या बात है अभी इस वक्त कॉल कर रहा है? इस वक्त तो लोग अपनी महबूबा को कॉल करते हैं और तू मुझे कॉल कर रहा है। क्या बात है? कोई ज़रूरी बात करनी है क्या? वैसे तुझे ज़रूरी तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बता क्या बात है? समीर हंसने लगता है। इधर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। रोशनी की आवाज़ उसके गले में ही जैसे अटक जाती है। वह ऊपर की तरफ सांस खींचती है। समीर थोड़ी हैरानी से कहता है, हेलो अभी, तू ही बोल रहे हो ना? क्या हुआ? बोल ना। रोशनी कहती है, मैं बोल रही हूँ। समीर और परेशान होते हुए कहता है, क्या हो गया अब मन्नू को? वो ठीक तो है ना? तुम उसके फ़ोन से मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रही हो? और अभी कहाँ है? रोशनी कहती है, नहीं, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी हालत। समीर कहता है, क्या हुआ उसे? कुछ बोलो तो। रोशनी उसे सारी बातें बताती है। समीर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन रोशनी की ऐसे घबराने की आवाज़ सुनकर वह कहता है, परेशान मत हो, उसने दवाइयाँ ली हैं ना? रोशनी कहती है, हाँ। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। फिर उसे कहना कि वह सो जाए। सुबह उठेगा तो वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करूँगा। परेशान मत हो, तुम अब मन्नू के पास रहो। समीर उसे समझाते हुए कहता है। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह थोड़ा वेट करती है। कुछ देर और बीत जाती है, लेकिन अब मन्नू को होश नहीं आता। रोशनी से बर्दाश्त नहीं होता तो वह नीचे हॉल में चली जाती है। रितु जी और रणविजय जी अभी भी उसी तरह से लड़ रहे होते हैं। जैसे ही रणविजय जी रोशनी की तरफ देखते हैं तो वह चुप हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर वह कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग बस ऐसे ही। तभी रोशनी इशारे से कमरे की तरफ दिखाते हुए कहती है, वह अब मन्नू को कुछ हो गया है। यह सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रितु जी ऊपर कमरे की तरफ देखकर घबराते हुए बोलती हैं, क्या हुआ अभी को? रोशनी कहती है, पता नहीं, वह आंखें नहीं खोल रहे हैं। पहले वह बहुत पसीने से भीग गए थे और अब आंखें नहीं खोल रहे हैं। रितु जी दौड़ते हुए कमरे में जाती हैं। रणविजय जी भी उसके पीछे जाते हैं। वह उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा होता है।
रितु जी रोते हुए रणविजय जी से कहती हैं, प्लीज डॉक्टर को कॉल करो ना, देखो ना क्या हो गया हमारे अभी को। रणविजय जी तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं। वह लोग कुछ हाउस हेल्प की हेल्प से अभी को बिस्तर पर लिटा देते हैं। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर वहां पर आ जाते हैं। वह अभी का चेकअप करते हैं और फिर वह रोशनी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ अभी को, ये सब कुछ और कैसे हुआ। रोशनी कहती है, वह बहुत घबरा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कांप रहे थे, फिर कुछ दवाइयाँ ली और फिर आंखें नहीं खोल रहे हैं। डॉक्टर पापा से अभी का चेकअप करते हैं और फिर रितु जी और रणविजय जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम लोगों को मैंने पहले भी वार्न किया था ना कि प्लीज उसके साथ इस तरह से मत करो। बचपन में जो ट्रामा होता है वह जल्दी ठीक नहीं होता है, और वही उसके साथ हुआ है। समय बदला है लेकिन उसके मन का चोट ठीक नहीं हुआ। लेकिन तुम लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, जबकि अभी के साथ ये पहले भी हो चुका है और कई बार हुआ है। उसका कारण भी तुम लोग अच्छे से जानते हो। मैंने तुम लोगों को सख्त हिदायत भी दी, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी नहीं समझा। आखिर क्यों अपने बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। रितु जी कहती हैं, डॉक्टर प्लीज हमारे अभी को ठीक कर दीजिए ना, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे उसे कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज आप देख लीजिए ना। डॉक्टर कहते हैं, मैंने उसे देख लिया है, इंजेक्शन भी लगा दिया है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि फिर कभी ऐसा कुछ ना हो, प्लीज। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रितु जी गुस्से से कहती हैं, देख लिया रणविजय, तुम्हारी हरकत का क्या अंजाम हुआ। मैंने इसलिए तुमसे कहा था ना कि अच्छा होता कि तुम यहाँ नहीं आते। जब भी आते हो मेरे अभी को इसी तरह से हट कर देते हो, और आज तुम्हारी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। और सुन लिया ना डॉक्टर कितना गुस्सा कर रहे थे, जब तुम जानते हो कि अभी का मन बचपन से ही कितना कमज़ोर है, हमेशा से उसने हमारी कमी कितनी महसूस की है, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया। रणविजय जी गुस्से से कहते हैं, सिर्फ मेरी वजह से नहीं, इन सब की वजह तुम भी हो। तुम्हारी वजह से भी ये सब कुछ हुआ है, और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी से प्रॉमिस करके उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने लड़ाई की, और फिर भी तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। रितु जी कुछ बोलने जाती हैं, तभी रोशनी गुस्से से कहती है, प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए। अभी डॉक्टर ने आपसे यही कहा ना कि उनकी हालत आप लोगों की इस तरह से बहस की वजह से हुई है। फिर भी आप लोगों को अपने बेटे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपनी ईगो की फिक्र है। कौन बड़ा, किसकी गलती, किसने क्या किया, आप लोगों को सिर्फ यही समझ में आता है। ये समझ में नहीं आता कि उनकी ऐसी हालत की वजह क्या है। प्लीज कम से कम अभी तो चुप हो जाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। वह दोनों रोशनी के ऐसे कहने पर शर्मिंदा हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। रोशनी को जब एहसास होता है कि उसने इस तरह से उन लोगों से बातें कर ली, तो वह अपने मन में कहती है, रोशनी तुझे इस तरह से उन लोगों से नहीं बोलना चाहिए था, तूने बहुत गलत कर दिया। वह अभिमन्यु के माता पिता हैं, उनको तुझसे ज़्यादा उनकी फिक्र है। वह दोनों अभी भी रोशनी की तरफ देख रहे होते हैं। रोशनी अपनी नज़रें उठाकर कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। रणविजय जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। रितु जी की नज़र अभी पर ही होती है, उसको होश आने लगता है। रणविजय जी और रितु जी दोनों उसके अगल बगल जाकर बैठ जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। अभी जब उन दोनों को इस तरह से देखता है तो उठने की कोशिश करता है। रणविजय जी उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, लेटे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब उन दोनों की आंखों में आंसू देखता है तो उदासी से कहता है, सॉरी मम, सॉरी डैड, मैंने आप दोनों को हर्ट कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए था। जबकि ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे कुछ भी होता है तो आप लोग किस तरह से परेशान होने लगते हैं। आई एम वेरी सॉरी। रितु जी अपना सर नामे हिलाते हुए कहती हैं, प्लीज तुम सॉरी मत बोलो, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हें इन सब से कितनी तकलीफ होती है। फिर भी हम तुम्हारी तकलीफ को हमेशा भूल जाते हैं और अपनी लड़ाई में लग जाते हैं। प्लीज अपनी मॉम को इस बार माफ कर दो। आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी कुछ बोलना चाहता है तो रणविजय जी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ प्लीज इस बार माफ कर दो, सच में कुछ भी नहीं होगा। अभी उन दोनों के हाथों को पकड़ कर कहता है, प्लीज आप लोग मुझे सॉरी मत कहिए,
आप लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मुझे और ज़्यादा हर्ट होगा। रितु जी उसके हाथ को चूम लेती हैं और फिर अपने गले से लगाते हुए कहती हैं, ठीक है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें बुरा लगेगा। रणविजय जी भी उसके हाथ पर हाथ रखकर कहते हैं, हाँ, और मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि इस बार मैं आखिरी बार जाने के लिए आया हूँ। अगली बार से जब भी आऊँगा तो हमेशा के लिए आ जाऊँगा और तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करूँगा और मैं ये प्रॉमिस ज़रूर निभाऊँगा। अभी मुस्कुरा देता है। रणविजय जी कहते हैं, तुम आराम करो, हम अपने रूम में जा रहे हैं और किसी तरह की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मम डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? अभी अपना सिर हिला देता है। वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी रोशनी परेशान सी अभी के चेहरे पर देख रही होती है और वो भी उसको ही देख रहा होता है। अभी का फ़ोन बजने लगता है। रोशनी फ़ोन की आवाज़ की तरफ देखती है। अभी हैरान होता है कि इस वक्त किसका कॉल है। रोशनी देखती है तो समीर का कॉल होता है। वह कॉल रिसीव करती है। समीर घबराते हुए कहता है, अभी ठीक तो है ना? उसे होश तो आ गया है ना? रोशनी कहती है, हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरी बात करवाओ उससे। समीर को जैसे रोशनी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। रोशनी फ़ोन अभी को देती है। अभी हैरानी से कहता है, समीर को कैसे पता चला? वह मैंने ही बताया था जब आपको होश नहीं आया था तो। रोशनी हिचकिचाहट से कहती है। वह समीर से बात करता है तो समीर नाराजगी से कहता है, तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना? कितनी बार कहा है परेशान मत हुआ कर, जो भी बातें हैं बस शेयर किया कर, लेकिन तू तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है ना। अच्छा है कि मैं अभी शहर में नहीं हूँ, वरना वहाँ तेरे पास आकर ना फिर तुझे बताता। अभी हंसते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, वरना तो तू मुझे और भी बीमार कर देता। समीर कहता है, हाँ, तो तेरी हरकत ही ऐसी है। अभी वापस से हंसते हुए कहता है, मत कर फिक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो कुछ नहीं कहूँगा, इस समय तू रेस्ट कर। वापस आकर मिलता हूँ तुझे, फिर बताता हूँ। समीर गुस्से से कहता है। अभी हंसने लगता है। समीर कॉल कट कर देता है। अभी अपना मोबाइल रोशनी को दे रहा होता है। तभी दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गेट नॉक होता है। रोशनी गेट की तरफ देखती है तो इंद्राणी जी उसके बच्चे को लेकर आई हुई होती हैं। वह उसे गोद में दे देती हैं और कहती हैं, बहू जी, बहुत रात हो गई है, इसलिए छोटे बाबा को आपको देने के लिए आए हैं। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। इंद्राणी जी वहाँ से चली जाती हैं। ऋतु जी और रणविजय जी दोनों हॉल में बैठे हुए होते हैं। ऋतु जी भरे गले से कहती हैं, आज मेरी वजह से हमारे बच्चे को कितनी तकलीफ हो गई। हमेशा मेरी वजह से हमारे बच्चे को ऐसी तकलीफ होती है। उनकी आंखों से आंसू उनके चेहरे पर आ जाते हैं। वह उसको पहुँचते हुए कहती हैं, लेकिन आइंदा से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे उसे कोई भी तकलीफ हो। रणविजय जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम क्यों अपने आप को ब्लेम कर रही हो? जो भी हुआ है वह हम चाहते तो नहीं थे ना। और वैसे भी अब हम पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से अभी को बिल्कुल भी हर्ट ना हो। और आई एम वेरी सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। रितु जी उनके हाथ पर हाथ रखकर कहती हैं, सॉरी तो मुझे भी बोलना है, मुझे भी इस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। रणविजय जी कहते हैं, नहीं, तुमने कुछ ओवर रिएक्ट नहीं किया, गलती मेरी थी, तभी तो तुमने ऐसे बोला। वैसे भी वो तुम्हारा हक है। रितु जी उनके चेहरे पर देखती हैं और फिर उनके गले लग जाती है। रणविजय जी कहते हैं, वैसे एक बात पूछनी थी, पूछूं? रितु जी कहती हैं, हाँ, पूछो ना। रणविजय जी कहते हैं, मेरे साथ बर्ड टूर पर चलोगी? रितु जी यह सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हें नहीं लगता कि यह सवाल पूछने में तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी है? रणविजय जी हल्का मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, हाँ, देर तो कर दी है, लेकिन जब पूछना चाहिए था तब उतने पैसे नहीं थे। पैसे हुए तो फिर समय नहीं हुआ और फिर हमारी कभी ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अब सब कुछ है तो बोलो, चलोगी ना? रितु जी भी हल्की मुस्कुराहट से कहती हैं, बिल्कुल चलूंगी। अब तुम इतने प्यार से पूछ रहे हो तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। रणविजय जी कहते हैं, ठीक है, तो फिर जल्दी ही ये सारे काम कुछ समय में निपटा देता हूँ और फिर हम लोग चलेंगे। लेकिन मुझे एक बात का डाउट है। रणविजय जी तुरंत ही थोड़े परेशान हो जाते हैं। ऋतु जी भी हैरानी से कहती हैं, किस बात का? रणविजय जी कहते हैं, यही कि तुम मुझे डांटोगी जैसे अभी डांटा। ऋतु जी कहती हैं, हाँ, वह तो मैं डांटूंगी ही, मेरा हक है और तुम मुझसे छीन नहीं सकते, समझे?
रणविजय जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये बात तो है। रितु जी भी मुस्कुराने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए बैठे होते हैं। सुबह रोशनी तैयार होकर कमरे से बाहर जा रही होती है। तभी वह बिस्तर पर सुकून से सो रहे अभिमन्यु के चेहरे पर देखती है। इस तरह से उसके चेहरे पर सुकून को देखकर कल रात की उसकी हालत उसे याद आने लगती है। किस तरह से वो तड़प रहा था और अपने आप को ठीक रखने की कोशिश में नाकामयाब हो रहा था। वह अपने मन में कहती है, वह इंसान जो सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी गुस्सा भी होता है, हंसता भी है, फ्रस्ट्रेट भी होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं दिखाता। उसके अंदर कितनी ज़्यादा तकलीफ है, अपनों के प्यार के लिए तड़प है उसके दिल में। मैं तो हमेशा ये शिकायतें करती थी कि क्यों मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब मनु पर क्या बीत रही है जब दोनों हैं उसके पास, लेकिन उनके लिए कोई भी नहीं है। बचपन से हमेशा वे उनके प्यार के लिए तड़पे हैं और वह दर्द आज भी उनके दिल में है। मैं तो रोकर किसी के सहारे से अपने दिल को हल्का कर लेती हूँ, लेकिन अभी कितना सब कुछ अपने दिल में समेटे हुए है। रोशनी की आंखों में अचानक ही आंसू आ जाते हैं। वह मन्नू के चेहरे पर ही देख रही होती है। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है। वह जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ रितु जी खड़ी होती है। रोशनी कभी भी उनकी आंखों में देखकर बातें नहीं करती और कल रात को जिस तरह से उसने रितु जी और रणविजय जी से बात किया, उसके बाद तो और भी उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है। वह अपनी नज़रें नीचे किए हुए होती है और कहती है, जी। रितु जी कहती हैं, अभी उठा नहीं क्या अब तक? रोशनी अपना सिर ना में हिला देती है। रितु जी कहती हैं, कोई बात नहीं है, उसे जगा दो, हम नीचे उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। ओके। रोशनी अपना सर वापस हाँ में हिला देती है। रितु जी वहाँ से चली जाती हैं। रोशनी बेड के पास खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती है, अभिमन्यु, अभिमन्यु उठिए, सुबह हो गई है। लेकिन उसकी आवाज़ से अभी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो अभी भी सुकून से सो ही रहा होता है। वह अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाती है, लेकिन फिर वह अपने हाथ को पीछे खींच लेती है और जाकर पर्दों को खोल देती है, जिससे धूप अभी के चेहरे पर आने लगती है। चेहरे पर धूप आने की वजह से वह अपने चेहरे पर हाथ रखता है और थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, क्या है, थोड़ी देर तो सुकून से सोने दो। क्यों और किसने पर्दों को खींचा है? ये बोलकर वह उठकर बैठ जाता है। रोशनी धीरे से रुक रुक कर कहती है, वो, मैंने, सॉरी। वह बात यह है कि वह आंटी आई थी, उन्होंने कहा आपको जगाने के लिए। अब मनु जब रोशनी को इस तरह से हकलाकर बोलते हुए सुनता है तो उसकी हंसी निकल जाती है। वह उसके चेहरे पर देखकर हंसने लगता है। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। अभी कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? रोशनी मासूमियत से कहती है, तुम इतना डर डर कर हकलाकर क्यों बोल रही हो? अभी हंसते हुए बोलता है, वो आपने थोड़ा नाराजगी से कहा ना कि किसने पर्दों को खींचा, तो बस इसलिए। रोशनी उदासी से कहती है। अब मन्नू वापस से हंसने लगता है। रोशनी चेहरा बना लेती है तो अभी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहता है, सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन तुम्हें डराने का नहीं था, बस मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। मम कहकर गई हैं जगाने के लिए, अच्छा किया जगा दिया, मैं तुरंत रेडी हो जाता हूँ। अभी उठकर वहाँ से चला जाता है। रोशनी उसके बदले हुए व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही होती है और अपने आप से कहती है, कल रात को कितना तकलीफ में थे वह और अभी कितने नॉर्मल हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में ऐसा होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। थोड़ी देर बाद अब मन्नू रेडी होकर हॉल में आ जाता है। जब वह सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तभी एक हाउस हेल्प फलों की टोकरी को लेकर टेबल पर रखने जा रही होती है। अभी उसमें से एक एप्पल उठा लेता है और खाते हुए सोफे के पास जाता है और अपनी मम के गले लगकर उनको गुड मॉर्निंग विश करता है और वहीं बगल में बैठे अपने डैड के भी गले लगकर गुड मॉर्निंग कहता है। दोनों मुस्कुराते उसके गाल पर हाथ रखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अभी एप्पल खाते हुए वहीं बैठ जाता है और कहता है, सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को भी ब्रेकफास्ट के लिए देर हो गई। रणविजय जी कहते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। अभी मुस्कुराने लगता है। इंद्राणी जी वहाँ आकर कहती हैं, मैडम ब्रेकफास्ट लगवा दूँ? रितु जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल। इंद्राणी जी वहाँ से चली जाती हैं। अभी खड़ा होकर कहता है, चलिए फिर और टाइम वेस्ट करना सही तो नहीं है, क्यों? रणविजय जी और रितु जी दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं। अभी वहाँ से चला जाता है। रणविजय जी, रितु जी उसकी तरफ देखकर कहती हैं,
बचपन से उसकी यही आदत है ना, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहे, हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। उसे अच्छे से पता है कि उसकी हालत को देखकर कल हमें कितनी तकलीफ हुई, इसलिए जानबूझकर अपने चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट रखे हुए है और इस तरह से बिहेव कर रहा है जिससे हम कल के बारे में कोई जिक्र ही ना करें। रितु जी कहती हैं, हाँ, और हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि उसकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उसकी खुशी कम हो। रणविजय जी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अभिमन्यु अपने डैड के साथ बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा होता है। तभी रितु जी वहाँ पर आती हैं और रणविजय जी की तरफ देखकर गुस्से में कहती हैं, व्हाट हैज़ रॉन्ग विद यू। रणविजय जी और रवि दोनों हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। अभिमन्यु को लगता है कि फिर उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई होगी। वह खड़ा हो जाता है और अपनी मम के पास जाकर कहता है, मम क्या हुआ बताइए ना मुझे, कोई प्रॉब्लम है क्या। रितु जी उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहती हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं रणविजय से बात कर रही हूँ। सो यू शुड कीप क्वाइट। बट मम, अभिमन्यु थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहता है। रितु जी उसकी तरफ घूरती हैं तो वह चुप हो जाता है। रणविजय जी भी हैरानी से रितु जी की तरफ देखने लगते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं कि रितु जी फिर से किसी बात को लेकर इस तरह से लड़ रही हैं, वह भी अभिमन्यु के सामने, जबकि कल उनकी लड़ाई की वजह से ही उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वो आंखों के इशारे से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रितु जी जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती हैं और कहती हैं, रणविजय तुम्हारे सूट केस में एक भी आउटफिट मुझे ऐसा नहीं नजर आया जो कि तुम पर परफेक्ट होता हो। किसी का कलर अच्छा नहीं है, किसी की फिटिंग अच्छी नहीं है, कोई इतना ओल्ड हो चुका है। मीन्स बाट, तुम कभी भी सुधरोगे या नहीं। थोड़ी सी अपने लिए कभी शॉपिंग कर लिया करो, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया करो ना। यह सुनकर अभी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। रणविजय जी भी गहरी सांस लेकर रिलैक्स होकर सोफे पर वापस बैठ जाते हैं। रितु जी हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहती हैं, वाट, मैं यहाँ तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ आराम से क्या रिलैक्स कर रहे हो। रणविजय जी कहते हैं, अब तुम जानती हो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और टाइम भी छोड़ो, मुझे इतनी अच्छे से शॉपिंग करनी आती ही नहीं है। मुझे तो खुद मेरी पसंद नहीं पता कौन सा कलर मुझ पर अच्छा लगता है, कौन सा नहीं। और सच कहूँ तो मैं खुद के लिए शॉपिंग करता ही नहीं हूँ, अपने असिस्टेंट से बोल देता हूँ, वह जो भी ले आता है मैं पहन लेता हूँ। वेरी नाइस, तुरंत उठो, 10 मिनट के अंदर रेडी होकर आओ, हम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने जाएंगे। रितु जी स्ट्रिक्ट आवाज में रणविजय जी को कहती हैं। अभिमन्यु को यह बात बहुत अच्छी लग रही होती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट होती है। वह मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा होता है। रणविजय जी कहते हैं, तो थोड़ा सा प्यार से बोल दो, इसी बात को इतना क्या गुस्सा करना। रितु जी कहती हैं, मेरा प्यार मेरा गुस्सा सब यही है, एंड यू नो मी वेरी वेल, और मैं बात रिपीट नहीं करूंगी, समझे। रणविजय जी मुस्कुराते हुए रितु जी के पास आते हैं और कहते हैं, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें गुस्सा करते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो। रितु जी हल्का सा मुस्कुराती हैं। रणविजय जी कहते हैं, मैं रेडी होकर आता हूँ। वह वहाँ से रेडी होने के लिए चले जाते हैं। अभी वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहा होता है तो रितु जी कहती हैं, तुम क्या मुस्कुरा रहे हो, हाँ। अभी अपना सर नामे हिला देता है। रितु जी वहाँ से चली जाती हैं। रोशनी भी वहाँ खड़ी होकर उन लोगों को देख रही होती है। अभी जब रोशनी को देखता है तो एक्साइटेड होकर उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। कितने दिनों के बाद मम डैड को साथ में इतना खुश देखा है। वह एक दूसरे को काफ़ी अच्छी कंपनी देते हैं, लेकिन पता नहीं वे क्यों लड़ने लग जाते हैं। लेकिन आज जब मैं दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह से देख रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोशनी चुपचाप बस अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट को देख रही होती है। अभी कहता है, क्या हुआ, इस तरह से क्या देख रही हो। रोशनी तुरंत अपनी नज़रें नीची कर लेती है और कहती है, कुछ भी नहीं। अभिमन्यु अपने कमरे में कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसके बेड के साइड टेबल पर रखी दवाई के पास जाती है और उसे कल रात की उसकी हालत याद आने लगती है। और इस बीच रोशनी की आंखों में आंसू, उसका परेशान होना, वह भी उसके दिमाग में चलने लगता है। तभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है। वह उसको देखकर तुरंत सॉरी कहता है। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो अभी वापस से सॉरी बोलता है। रोशनी कहती है, आप क्यों मुझे सॉरी बोल रहे हो। अभी कहता है, एक्चुअली कल रात वो मेरी वजह से तुम कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी,
वह क्या है कि मुझे नहीं समझ में आता कि जब भी यह होता है तो यह मैं नहीं समझा सकता। लेकिन सॉरी, मेरी वजह से तुम भी परेशान हो गई। मैं मॉम डैड से इसके बारे में बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उनसे इन सब के बारे में बात करूँगा ना तो वह लोग परेशान हो जाएंगे। बट मैं तुम्हें तो सॉरी बोल सकता हूँ। क्यों? आप मुझे सॉरी क्यों बोल सकते हैं? रोशनी थोड़े सख्त चेहरा करके बोली। अब मन्नू को समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। रोशनी अपनी एक तरफ की आईब्रो को उठाते हुए कहती है, बोलिए, आप मुझे सॉरी क्यों बोल सकते हैं? अभी थोड़ा सोचकर कहता है, हम फ्रेंड है ना। अच्छा, तो हम दोस्त हैं। तो अगर हम दोस्त हैं तो फिर सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? वैसे ना समीर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, समझे? इसलिए आप सोचा कम कीजिए, समझे? अब मन्नू बस रोशनी के चेहरे पर देखते हुए अपना सिर हिला देता है। उसको इस तरह से देखकर रोशनी काफ़ी तेज हंसती है। उसके ऐसे हंसने से अभी और चेहरा बनाते हुए कहता है, इस तरह से क्यों हंस रही हो तुम? रोशनी कहती है, अपना चेहरा देखिए, कैसे सर हिला रहे हैं, बिल्कुल बत्तख लग रहे हैं आप। रोशनी ये बोलकर वहां से चली जाती है। अभी अपना चेहरा आईने में देखने लगता है और कहता है, बत्तख। और फिर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। रणविजय जी के जाने का टाइम हो जाता है। अभी थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखे हुए होता है। रणविजय जी उसके गले लगते हैं और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, मैंने प्रॉमिस किया है ना कि लास्ट बार है जब मैं जाने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी कुछ बोल नहीं पाता है, वो बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। रणविजय जी उसके गाल पर हाथ रखकर कहते हैं, अपना ध्यान रखना और अपनी मॉम का भी, रोशनी का भी और मेरे ग्रैंडसन का भी। इस बार तो टाइम नहीं मिल पाया उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना तो पूरा टाइम उसके साथ ही बिताऊंगा। वैसे भी उसी के लिए तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और मन्नू हल्की मुस्कुराहट से अपना सिर हिला देता है। वह रोशनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैसे तो मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, तुम्हारे साथ भी टाइम नहीं बिता पाया। पर जैसा मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं जल्दी वापस आऊँगा। रोशनी हल्का सा मुस्कुरा देती है। रणविजय जी धीरे से कहते हैं, मेरे अभी का ध्यान रखना। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम रखोगी, लेकिन फिर भी बहुत नाजुक मन है उसका। दिखाने को स्ट्रांग दिखता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दर्द से इंसान अकेले बाहर नहीं आ पाता। हर इंसान को किसी न किसी अपने के सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसका साथ निभाओगी। रोशनी अब मन्नू की तरफ देखने लगती है, जो कि रितु जी से कुछ बात कर रहा होता है। रोशनी अपना सिर हिला देती है। रणविजय जी रितु जी के गले लग जाते हैं और कहते हैं, वैसे इतने सालों में ये कुछ घंटे जो हमने साथ में बिताए हैं ना, इट्स रियली अमेजिंग। एंड रितु, डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। हम साथ में वर्ल्ड टूर पर चलेंगे। रितु जी कहती हैं, बिल्कुल। सिर्फ आप दोनों जाओगे, मुझे लेकर नहीं जाओगे? अभी हैरानी से कहता है। रणविजय जी रितु जी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ये तुम्हारी मम का मेरा टूर होगा। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, ओके। रणविजय जी एक बार फिर से अभी के गले लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब मन्नी और रितु जी एक दूसरे को दिखाने के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देती हैं, लेकिन दोनों की आंखों में नमी होती है। दोनों वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रणविजय जी के जाने के बाद अब मनु अपने कमरे में आ जाता है। वह थोड़ा अपसेट होता है। वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर बैठा हुआ होता है। किसी के आने की आहट से अभी अपने चेहरे से हाथ हटाता है और रोशनी को देखता है तो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। रोशनी उसकी तरफ देखकर कहती है, जरूरी नहीं है कि इंसान हर समय मजबूत ही बना रहे। कभी कभी अपनी भावनाओं को बाहर भी आने देना चाहिए। अभी हल्की मुस्कुराहट से कहता है, नहीं, मेरे लिए तो यह अब आदत है। वैसे इस बार जब डैड गए हैं तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ, उन्होंने कहा है कि वह आ जाएंगे, इसलिए ना। रोशनी अभी के चेहरे को देखकर कहती है, नहीं, इसलिए नहीं। अभी उसकी बातों को नकारता है तो रोशनी हैरानी से उसके चेहरे पर देखने लगती है। इतने सालों में मैं जो चाहता था वो अब हुआ है। अभी आगे कहता है। रोशनी बस उसके चेहरे पर देख रही होती है। मेरे मॉम डैड हमेशा इसी तरह से बिजनेस में बिजी रहे हैं। दोनों ने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ हासिल किया है। वैसे दोनों मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। वैसे मेरे लिए साल का एक दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता था और वह था मेरा बर्थडे। अभी मासूम से बच्चे की तरह बोलता है।
रोशनी हल्की मुस्कुराहट से उसके चेहरे पर देखने लगती है। अभी कहता है, इसलिए नहीं क्योंकि उस दिन गिफ्ट मिलते थे, इसलिए क्योंकि साल का वह एक दिन होता था जब मेरे मम और डैड दोनों मेरे साथ होते थे। डैड कहीं भी हो, मेरे बर्थडे की पिछली नाइट को ज़रूर आ जाते थे। उनके और मम के बीच कुछ भी डिफरेंस रही हो, लेकिन उस दिन वह लोग सब कुछ भुला देते थे। मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करना, मेरे फ्रेंड को बुलाना, ढेर सारे गिफ्ट्स लाना, साथ में डिनर करना, एवरीथिंग जैसा मैं हमेशा चाहता था वैसा। वह सब कुछ याद करके अभी के चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। मम डैड के वह डिफरेंस उस खास दिन पर भी नहीं भुलाए जाते थे। सब कुछ नॉर्मल होता था। फिर नाइट को सारे फ्रेंड्स के जाने के और पार्टी ख़त्म होने के बाद उन दोनों की किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती थी और मेरा वह हैप्पी डे सबसे सैड बन जाता था। कई बार तो डैड मुझसे मिले बिना ही उसी रात को लौट जाते थे। अभी के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आती हैं। वो भरे गले से आगे कहता है, दोनों बहुत लड़ते थे और मैं बहुत घबरा जाता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लड़ाइयों का क्या अंजाम होगा और फिर ये दोनों कब एक साथ होंगे। जिस दिन का पहले मैं इंतज़ार किया करता था, अब उस दिन से मुझे घबराहट सी होने लगी थी। दिल तो करता था कि मैं मम डैड को मना कर दूं कि वह लोग मेरे लिए कुछ भी ना करें, लेकिन नहीं कर सकता था क्योंकि वह मुझे खुशी देखकर खुश होते थे। मैं उन्हें बता भी नहीं सकता था कि उन्हें जिससे लगता है कि वह मुझे खुशी दे रहे हैं, वह मेरी तकलीफ की वजह थी। कई सालों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने उस दिन को जानबूझकर अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना शुरू कर दिया ताकि वह दोनों कम से कम उस दिन को अपनी कड़वी यादों में न रखें। अभी की आंखें भीग जाती हैं। रोशनी भी उसकी आंखों की नमी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अभी अपने आंसुओं को पोंछकर कहता है, तुम्हें पता है, मेरे मॉम और डैड की सबसे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मेरे बर्थडे के दिन ही हुई हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। डैड अब जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर मॉम डैड भी काफ़ी खुशी से रहेंगे और मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है। रोशनी बस एकटक उसके चेहरे पर देख रही होती है। जिस तरह का भाव अभी के चेहरे पर उभरता है, वैसे ही रोशनी के चेहरे पर आ जाता है। अभी जब रोशनी की तरफ देखता है तो रोशनी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। अभी कहता है, तुम कुछ काम के लिए आई थी? मैं भी ना कहाँ तुम्हें बातों में उलझा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी अपने दिल की बात कहनी चाहिए, अपने अंदर दबा कर नहीं रखनी चाहिए। रोशनी तुरंत कहती है। अभी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है, मैंने ये सारी बातें पहली बार किसी के साथ इस तरह से शेयर किया है। समीर कुछ बातें जानता है, लेकिन यह सब नहीं। रोशनी बस चुपचाप उसके चेहरे पर देख रही होती है। अभी जब उसको अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखता है तो वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कह नहीं पाता और फिर उठकर वहां से चला जाता है। रोशनी अभी तक उसकी बातों को ही सोच रही होती है। रितु जी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती हैं और ब्रेकफास्ट लगाने के लिए कहती हैं। हाउस हेल्प जाकर उनका ब्रेकफास्ट लगा देती है। रितु जी अपने हाउस हेल्प की तरफ देखकर थोड़ी नाराजगी से कहती हैं, मेरा जूस कहाँ है? हाउस हेल्प कहते हैं, मैम वह पैकेट जूस है। वह फ्रूट्स देर से आए हैं तो इसलिए जूस बन नहीं पाया और आप तो पैकेट लेंगी नहीं। रितु जी अपना चेहरा बना लेती हैं और अपनी जगह से उठ जाती हैं और कहती हैं, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट मेरे ऑफिस पहुँचने के 15 मिनट बाद आ जाना चाहिए। ओके। वह वहाँ से जा रही होती हैं तभी रोशनी, जो कि वहीं खड़ी होती है, वो धीरे से कहती है, इस तरह से घर से बिना कुछ खाए नहीं जाना चाहिए। आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ। रितु जी उसके चेहरे पर देखकर नाराजगी से कहती हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस निकलूँगी, ये भिजवा देंगे। रोशनी अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी रितु जी वहाँ से आ रहे अभी की तरफ देखती हैं और कुछ सोचकर फिर अपनी जगह पर वापस बैठ जाती हैं और अपनी घड़ी देखते हुए कहती हैं, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना सिर हाँ में हिला देती है और हाउस हेल्प को इशारा करती है और वहाँ से चली जाती है। रोशनी तुरंत उनके लिए जूस बनाकर ले आती है और उनका नाश्ता भी सर्व करती है। रितु जी जूस की एक सिप लेती हैं और उसके चेहरे पर देखकर थैंक यू बोलती हैं और वापस से नाश्ता करने लगती हैं। रोशनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी जब रोशनी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखता है
तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतने दिनों में उसने रोशनी को इस तरह से खुश नहीं देखा होता है। और रोशनी के बारे में इतनी सारी दर्द भरी बातें जानने के बाद उसके चेहरे की खुशी उसे और भी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अभिमन्यु अपने ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है। वो बात करता है और काफ़ी नाराज हो जाता है और घर आता है और गुस्से से रोशनी को आवाज़ देने लगता है। इंद्राणी जी वहाँ पर आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ बाबा, आपको कुछ चाहिए क्या? आप बहू जी को इस तरह से आवाज़ क्यों लगा रहे हैं? रोशनी कहाँ है, उसे बुलाएं। अभी उनको भी थोड़ी नाराजगी से कहता है। तभी वो देखता है कि रोशनी भी वहाँ पर आ गई है। वह भी उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग है या नहीं? अभी तेज आवाज में उसके पास जाते हुए कहता है। रोशनी कभी अभिमन्यु के चेहरे पर देख रही होती है, तो कभी इंद्राणी जी के चेहरे पर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे पास सच में दिमाग है या नहीं? मुझे इतना बता दो, फिर मैं आगे तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अभी का गुस्सा रोशनी की चुप्पी से बढ़ रहा होता है। रोशनी की आंखें भर जाती हैं। वो नजरें नीचे किए हुए धीरे से कहती है, क्या हुआ? कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? गलती? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती। 2 दिन पहले लिटिल मास्टर के वैक्सीन की डेट थी ना, तुमने उसे मिस कर दिया क्यों? अभिमन्यु बिना रोशनी की आंखों के आंसुओं की तरफ देखे हुए कहता है। रोशनी अपने सिर पर हाथ रख लेती है और धीरे से कहती है, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैं सच कह रही हूँ। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? और अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो तुम्हें पहले ही किसी और से बताना तो चाहिए था। तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। अभी जैसे रोशनी की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं ऑफिस से निकल रहा था, तभी डॉक्टर का कॉल आया था कि उसके वैक्सीन के लिए हम क्यों नहीं आए। हमें पता है कि वह पहले से ही वीक है, और अगर उसकी वैक्सीनेशन समय से नहीं हुई तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा उसकी हेल्थ के लिए। फिर भी तुम ऐसी लापरवाही कर रही हो। अभी रोशनी के चेहरे पर बिना देखे हुए बोलता है। रोशनी की आंखों का आंसू उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वह तुरंत उन आंसुओं को पोंछकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। अभिमन्यु से गुस्से में कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखता है, लेकिन जब वह उसके आंसुओं को देखता है तो वह नॉर्मल हो जाता है और धीरे से कहता है, इट्स ओके, मैंने बात कर लिया, हम कल अर्ली मॉर्निंग उसे लेकर जाएंगे। ठीक है? रोशनी अपना सिर हाँ में हिलाती है। अभिमन्यु वहां से चला जाता है। रोशनी वापस से अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, मैं सच में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ? मुझे इस बात का ध्यान कैसे नहीं रहा? इंद्राणी जी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं है, यह सब तो हो जाता है। रोशनी उनकी तरफ देखकर कहती है, लेकिन मैं माँ हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए। आपको याद नहीं था तो बाबा को तो पता था ना। ठीक है, वैसे एक बात कहूँ, शायद आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन आज तक मैंने बाबा को इस तरह से गुस्से में कभी नहीं देखा है। अपने बच्चे को लेकर गुस्सा हो गए थे। आपको पता है, हम लोगों ने कई बार गलतियाँ की हैं, उनकी फाइल्स वगैरह भी नुकसान हो गए हमारी वजह से। एक बार तो मैं उनकी एक फाइल लेकर आ रही थी और वहीं पर पानी से भरी बाल्टी थी फर्श साफ करने के लिए, और वह मेरे हाथ से छूट गई। वह बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन बाबा ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मैडम को भी कह दिया कि वह उनके हाथ से छूट गया, लेकिन अपने बच्चे को लेकर वह बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। इंद्राणी जी वहाँ से चली जाती हैं। रितु जी जब ऑफिस से आकर हॉल में बैठती हैं तो इंद्राणी जी वहाँ पर रोशनी के बच्चे को लिए हुए बैठी हुई होती हैं। उनको देखती हैं तो वह बच्चे को वहीं सोफे पर लिटा देती हैं और रितु जी के लिए पानी लाने जाने लगती हैं। रितु जी उनको रोकती हैं और कहती हैं, बच्चे को इस तरह से छोड़कर कहाँ जा रही हैं, और इसकी माँ कहाँ है? इंद्राणी जी कहती हैं, वो अपने कमरे में, वह अभी बाबा अभी थोड़ी देर पहले आए हैं ना, तो उनके लिए वह कॉफ़ी लेकर गई हैं। मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ और फिर लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, या मैं किसी को आवाज़ लगा लेती हूँ, वह जाकर बहू जी के पास दे देंगे। रितु जी कहती हैं, नहीं ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए एक कप कड़क कॉफ़ी लेकर आओ। आना तो फिर लेकर जाना। इंद्राणी जी वहाँ से चली जाती हैं। रितु जी कुछ देर तक आराम से बैठती हैं, तभी वह बच्चा रोने लगता है। रितु जी इधर उधर देखती हैं,
लेकिन कोई भी हाउस हेल्प उनको नहीं देख रहा होता है। तो वह उस बच्चे को सोफे पर ही लेटे हुए ही उसके सीने को सहलाने लगती हैं और धीरे धीरे बोलती हैं, चुप हो जाओ बच्चे, तुम्हारी माँ आ रही होगी। वह इधर उधर देख भी रही होती हैं, लेकिन तेज आवाज में किसी को बुलाती भी नहीं है कि कहीं उनकी तेज आवाज से बच्चा और डर कर रोने ना लग जाए। जब वह शांत नहीं होता तो वह उसे गोद में ले लेती हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगती हैं। वह उनकी गोद में जाते ही चुप हो जाता है। रितु जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसके चेहरे पर देखकर कहती हैं, वैसे तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ और मैंने तुम्हें गोद में क्यों लिया है। तो वैसे तो मुझे तुम्हें गोद में बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे मॉम और डैड दोनों से बहुत नाराज हूँ। अब तुम ही बताओ, वो लोग मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे तो मेरा नाराज होना तो बनता है ना। लेकिन मुझे तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे नाराज होंगी तो तुम्हारे डैड को भी बुरा लगेगा और मैंने उसे पहले ही बहुत हर्ट किया है। अब मैं सिर्फ उसकी खुशियाँ चाहती हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी माँ को एक्सेप्ट करना होगा ना, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। मैंने जो अपने अभी का बचपन मिस किया है ना, मैं तुम्हारे साथ पूरी करूंगी और शायद इससे मेरे अभी की कुछ शिकायतें मुझसे कम हो जाएं। क्यों, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना। रितु जी उसके चेहरे पर देखकर मुस्कुराते हुए बोलती हैं। वह अपनी छोटी छोटी आंखों से रितु जी को देख रहा होता है। रोशनी जो कि अपने कमरे में होती है, वह बच्चे की रोने की आवाज़ से बाहर आती है और जब रितु जी उसको इस तरह से गोद में लिए हुए उससे बातें करते हुए सुनती है, तो वो सीढ़ियों के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अभिमन्यु रोशनी और उसके बच्चे को लेकर उसकी वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास आ जाता है। वह लोग रिसेप्शन पर आते हैं तो अभिमन्यु कहता है, वह बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी दूर खड़ी हुई नर्स की तरफ दिखाते हुए कहती है, आप उनके पास जाकर नाम रजिस्टर करवा दीजिए, जब नंबर आएगा तो आपको बुला लेंगे। अभी अपना सर हाँ में हिलाता है। दोनों वहां पर नर्स के पास जाते हैं। अभिमन्यु से बताता है तो नर्स एक फॉर्म निकालते हुए कहती है, ठीक है, आप लोग अपना नाम बता दीजिए, मैं रजिस्टर कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स और आए हुए हैं अपने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए और वह पहले से हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। अभिमन्यु कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्स कहती है, ठीक है, बताइए आपके बच्चे का नाम क्या है। यह सुनकर अभिमन्यु रोशनी की तरफ देखने लगता है और रोशनी अभिमन्यु की तरफ। नर्स भी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, अभी तक आपने अपने बच्चे का नाम नहीं सोचा है क्या। वैसे तो हम मतलब कि मैं उसे लिटिल मास्टर बुलाता हूँ, तो ये नाम चल सकता है क्या। अभी तुरंत बोलता है। नर्स हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ और नाम भी तो सोचा होगा, और आप क्यों बोल रहे हैं, उनकी माँ को बोलने दीजिए, माँ ने जरूर कोई नाम सोच रखा होगा। अमन्यु रोशनी की तरफ देखता है तो रोशनी अपना सर नामे हिला देती है। नर्स उसके चेहरे पर देख रही होती है तो अभी कुछ सोचकर धीरे से बड़बड़ाता है, ईशान, लॉर्ड ऑफ लाइट, जो रोशनी की लाइफ का भी उजाला है। नर्स कहती है, क्या कहा, ईशान। अभी ये बोलते हुए रोशनी की तरफ देखता है तो रोशनी मुस्कुराकर हामी भर देती है। ये देख अभी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। नर्स कहती है, बच्चे के माँ और पापा का नाम बताइए जल्दी, और लोग भी हैं। अभिमन्यु नर्स की तरफ घूरते हुए बोलता है, तो आप लिखिए ना, माँ का नाम रोशनी है और पापा का नाम अभिमन्यु। पीछे से कोई आवाज़ देता है। अभिमन्यु उस आवाज़ की तरफ देखता है तो एक उसकी उम्र का लड़का वहां पर आता है। अभी भी उसको देखकर मुस्कुरा देता है। वह आकर अभी के गले लगता है और कहता है, क्या बात है मिस्टर अभिमन्यु सिंघानिया, फाइनली कितने सालों के बाद आपसे मुलाकात हो ही गई। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, जैसे तू तो मुझसे हमेशा मिलता है। वह मुस्कुराते हुए अपने सिर पर हाथ फेरने लगता है और कहता है, मैं यहाँ था ही नहीं। अभी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तभी वह वहाँ खड़ी रोशनी और बच्चे को देखकर तुरंत रोशनी की तरफ देखकर कहता है, हेलो भाभी, मैं इसका दोस्त हूँ सौरभ, सालों बाद मिला हूँ। रोशनी मुस्कुरा देती है और हेलो कहती है। अभिमन्यु कहता है, तू यहाँ। सौरभ कहता है, जिस काम के लिए तू आया है इसलिए मैं भी आया हूँ। अभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है तो सौरभ कहता है, अपने बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ। वैसे देर हो गई है मुझे, तेरी भाभी बहुत गुस्सा है, तो मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। अभी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उसके साथ हैंडशेक करता है तो सौरभ कहता है, वैसे अगर आज हम यहाँ नहीं मिलते फिर भी शाम को ज़रूर मिल लेते।
अभी फिर से उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है तो सौरभ कहता है, एक्चुअली मेरे डैड ने अपनी कंपनी को मेरे हाथों में दे दिया उसको बर्बाद करने के लिए, तो उसी के लिए आज पार्टी है। तो तेरी कंपनी को भी इनविटेशन दिया गया है। और अब ये मत कहना कि तेरी मम की कंपनी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि नाउ यू आर सीईओ ऑफ सिंगानिया इंडस्ट्रीज। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। सौरभ कुछ कह रहा होता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वह कहता है, चल मैं तुझे शाम को मिलता हूँ, ओके। और वो वहां से चला जाता है। अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, वह मेरा बचपन का दोस्त है, काफी समय बाद मिले हम। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभी इधर उधर देखते हुए कहता है, यह नर्स यहाँ पर खड़ी थी, कहाँ चली गई? रोशनी कहती है, पता नहीं, शायद सब कुछ रजिस्टर कर लिया उन्होंने, इसलिए चली गई। अभी कहते हैं, ठीक है, चलो आओ बैठते हैं। वैक्सीनेशन के बाद वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं, तभी पीछे से एक नर्स आवाज देती है। वह लोग रुक जाते हैं। वो नर्स मेडिकल फाइल लेकर आती है और कहती है, आप लोग ये भूल गए हैं, इसे भी लेते जाइए, नेक्स्ट टाइम काम आएगा। अभी वो फाइल नर्स के हाथ से ले लेता है और धीरे से कहता है, इसी एक मेडिकल फाइल की वजह से तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, अब मैं फिर कैसे भूल सकता हूँ। रोशनी उसके चेहरे पर देखने लगती है तो वह हल्का सा मुस्कुरा देता है। अभी के हाथ से वह फाइल गिर जाती है। वह चिढ़ते हुए उसे झुककर उठाता है। तभी वो देखता है कि बच्चे के नाम के नीचे उसके पेरेंट्स के नाम पर रोशनी और अभिमन्यु का नाम लिखा होता है। अभी ये देखकर हैरान हो जाता है। रोशनी भी हैरानी से उस पेपर पर देखने लगती है। अभी रोशनी के चेहरे पर देखता है, हड़बड़ाते हुए कहता है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता कि नर्स ने ये कैसे लिख दिया। मैंने तो बताया नहीं। तुम 2 मिनट रुको, यहाँ बैठो, मैं अभी से सही करवा कर लेकर आता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रोशनी थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती है। अभिमन्यु उसके चेहरे पर देखने लगता है तो रोशनी नॉर्मल आवाज़ में कहती है, वैसे भी आपको पहले से बहुत देर हो चुकी है, ऑफिस के लिए आपको कितने सारे कॉल आ गए हैं, तो प्लीज़ चलिए, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ठीक करवा लेंगे। अभी कहता है, ठीक है। रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई होती है। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की हो रही घटनाएं एक एक करके चल रही होती हैं। जिस तरह से अभिमन्यु के पापा ने उससे कहा कि वह अभिमन्यु का ध्यान रखे और उसके दिल को कभी भी चोट न पहुंचाए, और जिस तरह से अब उसकी माँ अपने बेटे की खुशी के लिए उसके बच्चे को अपनाना चाहती हैं, उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही हैं, ये समझते हुए कि वह सच में उनकी बहू है। लेकिन जब यह सच्चाई उन लोगों के सामने आएगी तो क्या होगा? वह लोग उस बच्चे के साथ इस तरह से जुड़ गए हैं। अभिमन्यु के पापा ने तो यह कहा कि वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले लेंगे और आकर अपने ग्रैंडसन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जबकि उन्होंने बच्चे को ठीक से गोद में लिया तक नहीं। फिर भी भावनाएं उनकी उसके साथ जुड़ चुकी हैं। जब सब सामने आएगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। वह इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? क्यों वो उन लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है? और अभिमन्यु, वह तो उसके बच्चे के साथ पूरी तरह से जुड़ चुके हैं, जबकि उनका कोई रिश्ता उस बच्चे के साथ नहीं है। पहले भी उन्होंने मेरा इतना साथ दिया और अपनी माँ की नाराजगी को सहने के बावजूद उन्होंने सच्चाई नहीं बताई, और मैंने उनसे कितना बड़ा झूठ बोला। जब ये सच्चाई सभी के सामने आएगी तो इसका अंजाम क्या होगा? मैं कैसे सबसे नजरें मिला पाऊंगी? और अभी ही तो मैं सभी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। बढ़ते दिन के साथ सबका लगाव बच्चे के साथ बढ़ रहा है। मैं खुद सबके साथ एक लगाव महसूस कर रही हूँ। और जब मेरा सच, मेरे और अभिमन्यु के रिश्ते का सच, इस बच्चे का सच जब सबके सामने आएगा तब क्या होगा? क्या कभी कि कोई किसी पर विश्वास करेगा? मैंने तो अभिमन्यु से इतना बड़ा झूठ बोला है। नहीं, मैंने यह बहुत गलत किया। मैं अभी सच्चाई को और छुपा नहीं सकती हूँ। मुझे अभिमन्यु को सारी सच्चाई बतानी होगी। फिर चाहे तो वह मेरी मदद करें या ना करें, कम से कम मैं खुद में तो नहीं घुटती रहूंगी कि मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ, अब जल्दी यह सच्चाई सभी को बता दूंगी। जल्दी क्यों, मैं यह सच्चाई आज ही सभी को बता दूंगी। अभिमन्यु के आने का समय हो गया है, आंटी भी आ गई होंगी। मैं हॉल में ही जाकर वेट करती हूँ। रोशनी अपने कमरे से बाहर आती है तो वह देखती है रितु जी वहाँ पर आ गई हैं। वह वहाँ बैठी हुई होती हैं और अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबा रही होती है। रोशनी उनको इस तरह से देखती है तो परेशान हो जाती है और धीरे से आकर कहती है, क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रितु जी उसके चेहरे पर देखती हैं और अपना सर हाँ में हिलाती हैं और फिर धीरे से कहती हैं,
बस हल्का सा सर में दर्द हो रहा है और कोई बात नहीं है। रोशनी कहती है, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? मैं चाय लाऊं जिससे आपका सर दर्द ठीक हो जाए? ऋतु जी हल्की मुस्कुराहट से रोशनी की तरफ देखकर कहती हैं, चाय पीने से सर का दर्द ठीक हो जाता है? हाँ बिल्कुल, मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आऊंगी ना, आप पीजिएगा, फिर यूं आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। रोशनी मुस्कुराते हुए अपनी उंगली बजाकर बोलती है। ऋतु जी गहरी निगाहों से उसको देखने लगती हैं, तो रोशनी अपना चेहरा नीचे कर लेती है और कहती है, नहीं मतलब अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं वो। ऋतु जी मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है ले आओ, ट्राई करती हूँ। रोशनी खुश हो जाती है और तुरंत उनके लिए चाय बना कर ले आती है और देते हुए कहती है, आंटी अगर आप कहें तो मैं आपके सिर की मालिश कर दूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। मैं अक्सर अपनी चाची की मालिश कर दिया करती थी। रोशनी जैसे उस समय को याद करते हुए कहती है। ऋतु जी हल्की मुस्कुराहट से कहती हैं, चाची की मालिश क्यों? अपनी माँ की मालिश नहीं की कभी तुमने? यह सुनते ही रोशनी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। ऋतु जी कहती हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रोशनी तुरंत अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, वह मेरी माँ नहीं है, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तभी भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ऋतु जी ये सुनती हैं तो उन्हें काफी बुरा लगता है। रोशनी को इस तरह से देखकर उन्हें बुरा फील हो रहा होता है। वह कहती हैं, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे सिर की मालिश भी कर दो, शायद अच्छा लगे। रोशनी मुस्कुराहट से अपना सिर हिलाती है और वह बहुत ही प्यार से और अपनेपन से उनके सिर की मालिश कर देती है। ऋतु जी को बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी अब मन्नू भी आ जाता है। जब वह रोशनी को इस तरह से ऋतु जी के सिर की मालिश करते हुए देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सबसे ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की होती है कि ऋतु जी उसे ऐसा करने दे रही हैं। अभी कुछ बोलना चाहता है तो रोशनी अपने होठों पर उंगली रखकर सिर नामे हिला देती है, क्योंकि ऋतु जी आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई होती हैं। अभी भी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चला जाता है। सीढ़ियों पर जाकर वो एक बार पीछे पलट कर देखता है और फिर वापस से मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। ऋतु जी आंखें बंद किए हुए कहती हैं, सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरा सिर दर्द तो बिल्कुल ही गायब हो गया और दिल कर रहा है कि मैं आराम से सो जाऊं। तो फिर सो जाइए ना, रोशनी तुरंत बोलती है। ऋतु जी अपनी आंखें खोलती हैं और पलट कर उसकी तरफ देखकर कहती हैं, काश मैं ऐसा कर पाती, मुझे ना अभी बहुत सारा काम है। और अरे, मैं ये कैसे भूल गई, अभी को कॉल करती हूँ, मैं एक बिजनेस पार्टी के लिए जाना है। ऋतु जी अपना फ़ोन उठाती हैं तो रोशनी कहती है, अब मन्नू आ गए हैं, वह कमरे में गए हैं, मैं उन्हें बुला देती हूँ। नहीं बुलाओ मत, बस उसे कह देना कि एक बिजनेस पार्टी में जाना है और तुम भी उसके साथ चली जाना। ऋतु जी अपने फ़ोन को वापस टेबल पर रखते हुए बोलती हैं। रोशनी कहती है, लेकिन मैं छोटे से बच्चे को लेकर कैसे जाऊंगी? तभी अब मन्नू भी वहां पर आ जाता है। ऋतु जी उसको भी कहती हैं तो वो कहता है, हाँ मम, रोशनी कैसे लेकर जाएगी इतने छोटे से बच्चे को? हाँ मैं ये समझती हूँ, लेकिन मिस्टर खुराना ने बहुत इंसिस्ट किया है कि आप अपनी बहू और बेटे को पार्टी में भेजिएगा। मैं नहीं कहती, लेकिन कोई सामने से कह रहा है तो अच्छा नहीं लगता ना, और वैसे भी उनसे हमारा बिजनेस का बहुत पुराना रिलेशन है। हाँ तो सौरभ ने कहा होगा ना, मिला था आज मुझे, अभी तुरंत बोलता है। इंद्राणी जी जो वहीं खड़ी होती हैं वह कहती हैं, मैडम इसका एक उपाय है। ऋतु जी उसकी तरफ देखकर इशारे से बोलने के लिए कहती हैं। इंद्राणी जी कहती हैं, वैसे बहू जी के जाने में कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा ना, अगर कोई बुला रहा है तो इस तरह से मना करना ठीक तो नहीं होगा ना, वो जाएं और कुछ देर में आ जाएं, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी छोटे बाबा तो सो जाते हैं, तो बहू जी कुछ घंटों के लिए तो जा सकती हैं। इंद्राणी जी ये बोलकर ऋतु जी की तरफ देखने लगती हैं, तो वो रोशनी की तरफ देखकर कहती हैं, हाँ वैसे आइडिया तो तुमने ठीक दिया है, अगर रोशनी तुम चाहो तो जा सकती हो। वैसे मैं फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जाना पॉसिबल नहीं होता। रोशनी कुछ सोचती है फिर कहती है, कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अब मन्नू उसके चेहरे पर देखने लगता है तो रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। ठीक है तो फिर जाकर रेडी हो जाओ, हम जल्दी निकलेंगे और फिर जल्दी वापस आ जाएंगे, अभी थोड़े अनमने ढंग से कहता है। कुछ देर बाद वह लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहां पर अभिमन्यु और लोगों से मिलने लगता है। सौरभ भी रोशनी को और अभी को अपनी फैमिली से मिलवाता है।
वो लोग कुछ देर तक बात करते रहते हैं। अभिमन्यु वहाँ लोगों से मिल रहा होता है, बात कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान घर पर ईशान के पास ही होता है। वह बार बार यही सोच रहा होता है कि रोशनी यहाँ उसके साथ है। वह बच्चा वहाँ पर कहीं जग गया होगा, रो रहा होगा अपनी माँ के लिए, और कोई उसे नहीं संभाल पा रहा होगा। इसलिए कुछ देर बाद ही जब वो दोनों अकेले खड़े होते हैं तो वह रोशनी से कहता है, अब हमें चलना चाहिए। रोशनी कहती है, लेकिन अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आंटी ने कहा था कि 2 घंटे रुकने के लिए। अभिमन्यु कहता है, नहीं, लिटिल मास्टर तुम्हें ढूंढ रहा होगा और मैं नहीं चाहता कि इन फिजूल की पार्टी की वजह से उसे कोई भी तकलीफ हो। तो हम अभी निकलते हैं। ठीक है, और मैं सौरभ से बात कर लूँगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। रोशनी कहती है, ठीक है। वह और अभिमन्यु वहाँ से निकल रहे होते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। अभी से एक औरत टकरा जाती है। अभी उसकी तरफ बिना देखे हुए सॉरी कहता है और वह आगे बढ़ने लगता है। तभी वह औरत अभी के साथ चल रही रोशनी को देखती है और उसको देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं, शेफाली होती है। वह उनके पीछे जाती है। तभी लॉन्ग ड्रेस होने की वजह से वह ड्रेस उसके पैर के पास आ जाती है और उसका पैर मुड़ जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। अब मनी और रोशनी तब तक वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट।